कार्लो ठीक कह रहा था। अगर वो चिट्ठी कार्लोती के हाथ लग जाती तो मेरा काम तमाम हो जाता। इस वक्त वो पूरी चिट्ठी मेरे मस्तिष्क पर छाई हुई थी। इस पत्र में मैंने लिखा था, हेलन, काफी कोशिश करने के बावजूद मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया हूँ। ये पत्र देखते ही उद्यान गेट की ओर से पहाड़ी की चोटी पर चली आना। मैं इंतजार करूंगा। एड। मैंने ये पत्र इस मकान में रखे हुए एक लेटर पैड पर लिखा था। इस पर उस दिन की तारीख और वक्त भी दर्ज था। हेलन की मौत के सदमे और भागदौड़ के बीच मुझे इस पत्र के अस्तित्व का ख्याल ही नहीं रहा था। मेरे पास हेलन द्वारा तुम्हें लिखा गया एक और पत्र भी है। दुष्हंसी हंसते हुए कार्लो बोला, यदि तुम्हें हत्यारा सिद्ध किए जाने में किसी और प्रमाण की आवश्यकता होगी तो ये चिट्ठी वो आवश्यकता भी पूरी कर देगी। हेलन ने यह पत्र मरने से कुछ ही वक्त पहले लिखा था। मैं सचमुच एक गहरी चाल का शिकार हो गया था। ये और एक स्थिति थी जिसे मैं समझता था, लेकिन जिसे बदलने या छुटकारा पाने में मैं असमर्थ था। इस स्थिति से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता उस पत्र को प्राप्त करना था जिसे मैंने सोरेंटो के मकान में हेलन के लिए रख छोड़ा था। कार्लो ने कहा था कि वो पत्र उसकी जेब में था। इसे प्राप्त करने के लिए मुझे कार्लो को धोखे से गिराना और पत्र प्राप्त करना था। लेकिन मेरे लिए क्या ऐसा कर पाना संभव था? हेलन ने मुझे कभी कोई पत्र नहीं लिखा है, मैंने कार्लो द्वारा बताए गए दूसरे पत्र के अस्तित्व से इनकार करते हुए कहा। लिखा है, कार्लो बोला। यह पत्र मैंने ही उससे लिखवाया है। यह काफी लंबा पत्र है जिसमें हेलन ने लिखा है कि उसने सोरेंटो में एक मकान 1 महीने के लिए किराए पे लिया है, जहां तुम दोनों मिस्टर और मिसिज शेरार्ड के नाम से रहोगे। ये चिट्ठी तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए काफी सबूत देती है। मैं तुम्हें मौत के जाल में पूरी तरह फंसाने का प्रबंध कर चुका हूं और मुझे यकीन है कि अब तुम मेरे चुंगल से नहीं बच पाओगे। मुझे विश्वास था कि हेलन द्वारा एक पत्र लिखे जाने की बात कोरी कल्पना थी। हेलन इस तरह का कोई पत्र लिख ही नहीं सकती थी। इस दूसरे पत्र की बात करके कार्लो मुझे डराना चाहता था, लेकिन मेरे द्वारा हेलन को लिखा गया पत्र कल्पना नहीं थी। मैं जानता था कि मैंने खुद ही ये पत्र लिखा और सोरेंटो में हेलन के मकान में रखा। अगर दूसरे पत्र की बात भूल भी दी जाए तो भी पहला पत्र मुझे हेलन की हत्या में फंसाने के लिए काफी था। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुमने मुझे अपने जाल में फंसा लिया है, मैंने कहा। अब तुम मुझसे क्या बर्ताव करने जा रहे हो? कार्लो उठा और कमरे में यहां वहां टहलने लगा। टहलते हुए वो किसी योजना पर गंभीर रूप से विचार करता दिख रहा था। मैं कई महीने से तुम जैसे किसी व्यक्ति की तलाश में था, कार्लो बोला। जब हेलन ने मुझे बताया कि वो तुम पर डोरे डालकर तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है तो मैं बहुत खुश हुआ था। मैं समझ गया था कि जल्दी ही तुम मेरे चंगुल में आ जाओगे। दरअसल मुझे तुम जैसे किसी आदमी की भी जरूरत थी। अब तुम मेरे द्वारा दिया गया एक पार्सल फ्रेंच सीमा के पार पहुंचाओगे। तुम एक पत्रकार हो, इसीलिए पुलिस तुम्हारी कार या तुम्हारे सामान की तलाशी नहीं लेगी। मैं कई महीनों से इस पार्सल में रखी गई चीजों को इकट्ठा कर रहा हूँ और इसे सीमा पार ले जाने के लिए तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा हूँ। इस पार्सल में क्या है? मैंने पूछा। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है, कार्लो बोला। तुम्हें यहाँ से मोटर द्वारा नाइस नामक जगह पर पहुंचना होगा। नाइस में तुम्हें अपनी कार एक होटल के कार पार्किंग में रखकर इस होटल में ही रात बितानी होगी। ये पार्सल तुम्हारी कार के पीछे रखा होगा। नाइस में मेरा आदमी कार से इस पार्सल को खुद ही निकाल लेगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम आराम से रोम वापस आ जाओगे। अगर मैं ये काम करने से इनकार कर दूं तो तुम हेलन के नाम लिखा गया मेरा पत्र कार्लोती के पास पहुंचा दोगे? बिल्कुल ठीक, कार्लो बोला। तुम काफी समझदार दिखते हो। और अगर मैं तुम्हारा ये काम कर दूं तो इसके बदले मेरे साथ कैसा बर्ताव होगा? ये काम सफलतापूर्वक कराने के बाद तुम्हें मौज मनाने के लिए काफी पैसा और वक्त दिया जाएगा। लगभग 6 महीने के बाद तुम्हें एक बार फिर नाइस की यात्रा करनी होगी। बस एक पत्रकार होने के नाते विभिन्न जगहों की यात्रा करना तुम्हारा काम है और सरकार और अधिकारी पत्रकारों की खातिर करते हैं। उन पर आसानी से शक नहीं किया जा सकता और ना ही उनके सामान या उनकी कार की तलाशी ही ली जाती है। मुझे अपना काम कराने के लिए तुम जैसे ही किसी आदमी की जरूरत थी। इसी वजह से मैं तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता था। क्या हेलन भी इसी प्रकार के किसी फायदे के लिए मुझे फंसा रही थी? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन हेलन की योजना बहुत छोटी थी। वो बहुत छोटे लेवल पे काम करती थी। वो तुमसे एक मामूली सी रकम लेकर तुम्हें छोड़ना चाहती थी।
लेकिन मैंने उसे समझाया कि तुम हमारे लिए बहुत काम की चीज हो और तुम्हारा सौदा एक मामूली रकम पे नहीं किया जा सकता था। वो मेरी बात मान भी गई थी। अब मुझे हेलन और कार्लो द्वारा मेरे बारे में बनाई गई योजना स्पष्ट दिख रही थी। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे बॉर्डर पार नशीली दवाइयां ही ले जानी होंगी। तो क्या मैं तुम्हें टेल्कम पाउडर सीमा के पार ले जाने के लिए कहूंगा? व्यंग्यात्मक अंदाज में कार्लो बोला। थोड़ी देर रुककर और सिगरेट सुलगाते हुए कार्लो फिर बोला, अब हमें अपने काम की बात शुरू करनी चाहिए। क्या तुम नाइस जाने के लिए तैयार हो या मैं तुम्हारा पत्र कार्लोती के पास भिजवा दूं? हाँ, अब तो लगता है तुम्हारे ऑर्डर्स का पालन करने के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैंने कहा। मैंने कमरे में चारों ओर नजरें दौड़ाई। मैं किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहा था जिसकी सहायता से मैं अचानक कार्लो पर वार कर सकूं। लेकिन मुझे इस वक्त कमरे में ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। मैं जानता था कि बिना किसी हथियारनुमा चीज की सहायता से मैं कार्लो पर वार करने में असमर्थ था। कमरे के दरवाजे पर एक मेज रखी हुई थी जिसके ऊपर एक फूलदान था। फूलदान के साथ मायरा सेट्टी का चांदी के फ्रेम से जड़ा एक चित्र था। मायरा ने स्विमिंग पहन रखा था और वह एक आराम कुर्सी पर लेटी हुई थी। उसके सिर के ऊपर धूप से बचने वाली छतरी फैली हुई थी। इस तस्वीर को देखकर मुझे ऐसा लगा मानो मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। लेकिन फिर इस विचार को अपनी आंखों का एक भ्रम समझकर मैंने उस पर से निगाह हटा ली। तस्वीर के साथ ही एक शीशे का पेपर वेट रखा था। इस पूरे कमरे में यही एक चीज थी जिसका मैं इस्तेमाल हथियार के रूप में कर सकता था। तो तुम ये काम करने के लिए तैयार हो? कार्लो मेरे चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश करते हुए बोला। हाँ, मैंने कहा। इससे बच निकलने का मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। शाबाश, कार्लो मुस्कुराते हुए बोला। मैं जानता था कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो कि तुम्हें करना क्या होगा। वीरवार को अपनी कार अपने गैराज में रखना और गैराज में ताला मत लगाना। रात में किसी वक्त वो पार्सल मैं तुम्हारी कार में रखवा दूंगा। शुक्रवार सुबह तुम इस काम पे रवाना हो जाना। शुक्र की रात तुम जिनेवा में ठहर जाना और शनिवार नाइस पहुंचना। तुम्हें अपनी यात्रा को इस प्रकार नियोजित करना है कि शाम के 7 बजे के करीब तुम सीमा पार करो। इस समय सीमा पर तैनात कर्मचारियों को भूख लगी होगी और वे खाना खाने की तैयारी में होते हैं। ऐसे समय में वे तुम्हें जल्दी फारिग कर देंगे और ज्यादा पूछताछ नहीं करेंगे। तुम्हें सोलेलडोर होटल जाना होगा और वहां एक कमरा बुक करना होगा। अपनी कार को तुम होटल के गैराज में पार्क करोगे और उसके बाद निश्चिंत हो जाओगे। बाकी काम मैं खुद ही संभाल लूंगा। समझ गए? हाँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। मुझे इस प्लानिंग में कोई फेरबदल या गड़बड़ी नहीं चाहिए, कार्लो चेतावनी देता हुआ बोला। इस पार्सल में मैंने काफी पूंजी लगा रखी है। अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो तुम नुकसान उठाओगे। याद रखो कि तुम मेरे चंगुल में हो। मेरे एक इशारे पे तुम जेल की हवा खा सकते हो। अगर कार्लोती को इस बात का पता चल गया कि हेलन की मौत के वक्त मैं सोरेंटो वाले मकान में था तब क्या होगा? मैंने पूछा। तुम उसकी चिंता मत करो, कार्लो बोला। अगर वो तुम्हें तंग करेगा तो मैं उसे भी ठिकाने लगा दूंगा। मैं लोगों को ठिकाने लगा देने का काम अच्छी तरह जानता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम दोनों मिलकर ये धंधा सालों साल चला सकते हैं। इसके अलावा मेरे और भी कई धंधे हैं जिनमें तुम मुझे सहयोग कर सकते हो। ऐसा लगता है कि मेरे लिए एक नए भविष्य की शुरुआत हो रही है, मैंने कहा। बिल्कुल ठीक, अपनी सिगरेट को बुझाता हुआ कार्लो बोला। अच्छा मैक, अब मैं चलता हूँ। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तुम शुक्रवार को अपनी यात्रा पर जाने के लिए तैयार रहो। कार्लो को खड़ा होता देख मैं धीरे से खड़ा हो गया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेज के पास पहुंचा। वहां खड़े होकर मैं मायरा की चांदी जड़ी तस्वीर का निरीक्षण करने का नाटक करने लगा। क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तस्वीर है? मैंने पूछा। मेरा सवाल सुनकर कार्लो मेज की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी वो मेरे हाथ के घेरे से दूर था। तुम्हें ये जानने की जरूरत ही क्या है? तुम तो बस अपना काम करो। मैंने तस्वीर को हाथ में उठाया और कहा, लड़की तो खूबसूरत दिखती है, क्या वो नशा भी करती है? गुस्से में गुर्राते हुए कार्लो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे हाथ से तस्वीर छीन ली। तस्वीर हाथ में उठा लेने से कार्लो का दायां हाथ फिलहाल व्यस्त हो गया। मेरे लिए उस पर वार करने का यही सुनहरा मौका था। मैंने बाएं हाथ से गुलदस्ता और दाएं हाथ से पेपर वेट उठाकर कार्लो की ओर दे मारे। ये चीजें उसके घुटने से लगी। कार्लो अपने घुटने को सहलाने और मुझे गालियां देने लगा। इतनी देर में मैंने पेपर वेट उठा लिया और इस बार
इसे कार्लो के सिर पे दे मारा। अपने वार के पीछे मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। मेरे इस वार ने कार्लो को धराशायी कर दिया। उसकी आंखें घूम गई और वह जमीन पर मेरे पैरों के पास लेट गया। मैंने पेपर वेट छोड़ा और कार्लो के ऊपर झुक गया। ऐसा करना मेरी भूल थी। कार्लो वास्तव में बहुत ताकतवर था। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ना चाहा। मेरा गला दबोचने में वो सफल होने ही जा रहा था कि मैंने उसका हाथ तेजी से झटक दिया। अब वो निढाल हो चुका था, लेकिन इस प्रकार के दुश्मन को ऐसी अवस्था में छोड़ना भी खतरनाक हो सकता था। वो किसी भी वक्त ताकत बटोर कर मुझ पर दोबारा वार कर सकता था। लिहाजा जैसे ही उसने सिर उठाने की कोशिश की, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के एक घूंसा उसके जबड़े पर रसीद कर दिया। मेरा शक्तिशाली घूंसा खाकर कार्लो का सिर फर्श पर लुढ़क गया और वो बेहोश हो गया। मौका जानकर मैंने कार्लो के शरीर को जमीन पर औंधा कर दिया और उसकी जेबें टटोलने लगा। उसके पतलून की पिछली जेब में मुझे चमड़े का एक बटुआ मिला। मैं इस बटुए को कार्लो की जेब से निकाल ही रहा था कि अचानक तेजी से कमरे का दरवाजा खुला और मायरा सेट्टी कमरे में दाखिल हुई। मायरा सेट्टी के हाथ में 30 बोर का एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर था, जिसका निशाना मेरी तरफ था। मायरा सेट्टी को कमरे में देखकर मैं हतप्रभ रह गया और कुछ क्षणों के लिए हम एक दूसरे को घूरते रहे। हाथ दूर हटाओ, मायरा बोली। मैंने अपना हाथ कार्लो की जेब से तत्काल हटा लिया। मेरे द्वारा उसकी जेब से हाथ हटाने पर कार्लो के शरीर में फिर से हरकत हुई। वो मुड़ा और उसके गले से गुर्राने की आवाज आने लगी। दूर हट जाओ, मायरा ने आदेश दिया। मैंने कार्लो को छोड़ा और थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। अपने हाथों और घुटनों का सहारा लेकर कार्लो ने खड़ा होने का प्रयत्न किया। पहले तो वो खड़ा होते हुए कुछ लड़खड़ाया और उसकी टांगें भी कांप रही थी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और सीधा खड़ा होने में सफल हो गया। मुझे लग रहा था कि इस समय कार्लो के चेहरे पर गुस्से और क्रूरता का भाव होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने देखा कि कार्लो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम सचमुच काफी हिम्मत वाले आदमी हो, कार्लो अपने शरीर को एक हाथ से दबाते हुए बोला। मुझे ये जानकर खुशी है। पिछले कई सालों से मुझ पर इतनी तेजी और मजबूती से वार नहीं हुए हैं, लेकिन जितने तेज तुम शारीरिक रूप से हो, उतना तेज तुम्हारा दिमाग नहीं है। क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो कि तुम्हारी वो चिट्ठी मैं अपनी जेब में रखूंगा? मैंने तो सिर्फ वो चिट्ठी हासिल करने की कोशिश की थी, और कोशिश करने में नुकसान ही क्या था? मैंने अपनी बेवकूफी पर पर्दा डालने की कोशिश करते हुए कहा। कार्लो, ये सब आखिर क्या मामला है? मायरा ने व्यग्रता से पूछा। ये आदमी कौन है? ये वही डासन है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, कार्लो बोला। डासन ही शुक्रवार को हमारा सामान नाइस पहुंचाने वाला है। फिर मेरी तरफ देखकर कार्लो बोला। मैक, अब तक जो कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन अब इस तरह की कोई हरकत मत करना। अगर तुम फिर से ऐसी हरकत पर उतर आए तो मुझे तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। मैंने निराश और उदास दिखने का नाटक किया। अब मैं चलता हूं, मैंने कहा और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। मायरा ने मुड़कर मेरी तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखा। दरवाजे की तरफ जाते हुए जब मैं मायरा के पास से गुजरा तो एक झटके से मैंने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया और उसे धक्का दे दिया। मेरे धक्के के जोर से वो पहले सोफे से टकराई और फिर कार्लो के पास जमीन पर गिरी। कार्लो ने सहारा देकर उसे उठा लिया। मेरा ये दुस्साहस देखकर कार्लो अचंभित रह गया और कुछ देर पत्थर बना मुझे देखता रहा। फिर वो इतनी जोर से हंसा कि खिड़कियां हिलने लगी। तुम मुझे मारना चाहते हो? जोर जोर से हंसते हुए और अपनी जांघों पर हाथ पटकते हुए वो बोला। वो बटुआ मेरे हवाले कर दो, बंदूक की नली कार्लो की तरफ करते हुए मैंने कहा। मेरी आवाज की दृढ़ता को देखकर कार्लो सहम गया। देखो मैक, तुम नादानी कर रहे हो। ये नादानी नहीं है कार्लो, जल्दी से अपना बटुआ मेरी तरफ फेंको, मैंने चेतावनी देते हुए कहा। थोड़ी देर तक हम एक दूसरे को घूरते रहे। मेरे हाव भाव को देखकर कार्लो समझ गया कि मैं अपनी बात मनवाने के लिए कृत संकल्प हूं और बात न माने जाने पर अप्रत्याशित हरकत भी कर सकता हूं। लिहाजा मुझे शांत करने के उद्देश्य से वो मुस्कुराया और अपनी जेब से बटुआ निकालकर मेरे पैरों की तरफ फेंक दिया। एक हाथ से बंदूक की नली को कार्लो की तरफ केंद्रित किए हुए मैं नीचे झुका और दूसरे हाथ से बटुआ उठा लिया। मैंने बटुए को खोलकर देखा। इसमें कई हजार लीर की कीमत के नोट जरूर रखे थे, लेकिन इसमें कोई कागज नहीं था। मायरा आग से भरी निगाहों से मुझे देखे जा रही थी। शारीरिक रूप से काफी चुस्त होने के बावजूद दिमागी रूप से डासन अभी बच्चा ही है, मायरा को संबोधित करते हुए कार्लो बोला। मैंने उसे अपने शिकंजे में अच्छी तरह फंसा रखा है। अब वो वही करेगा जो मैं उससे करवाना चाहूंगा। दोस्त, मैं सच कह रहा हूं ना? मैंने निराश होकर कार्लो का बटुआ उसकी तरफ वापस फेंक दिया। मैं जान गया हूं कार्लो कि तुम्हारा काम करने के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं।
मैंने कहा और बंदूक को मेज पर रख के बाहर चला गया। बारिश अभी रुकी नहीं थी। मैं मकान के दरवाजे से बाहर निकलकर गेट की ओर बढ़ गया। अचानक मेरी नजर पार्किंग की तरफ गई। इस वक्त पार्किंग में दो गाड़ियां थी, एक हरी रेनॉल्ट गाड़ी और दूसरी कैडिलैक। हरी रेनॉल्ट गाड़ी वही गाड़ी थी जो पिछले कई दिनों से मेरा पीछा कर रही थी। लंबे डग भरता हुआ मैं सड़क पे पहुंचा और अपनी कार में बैठ गया। कार को तेजी से चलाता हुआ मैं अपने मकान पे पहुंचा और कार को सड़क पर छोड़ मैं तेजी से अपने फ्लैट में घुसा। अपना गीला ओवरकोट मैंने दूर फेंका और तुरंत फोन पे इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से संपर्क किया और सारथी से मिलने की इच्छा जाहिर की। इस वक्त रात के 10:30 बजे थे और मुझे सारथी से संपर्क हो पाने की अधिक आशा नहीं थी। ये मेरी खुशकिस्मती ही थी कि सारथी फौरन फोन पे आ गया। सारथी, जिस हरी रेनॉल्ट गाड़ी की बात मैं कर रहा था, वो इस वक्त पावलो वेरोनीज इलाके में विला पैलेस्टा में खड़ी है। मैंने कहा, अपने कुछ आदमियों को तत्काल इस गाड़ी पर नजर रखने के लिए कहो। मैं ये जानना चाहता हूं कि गाड़ी को खड़ी रख इसका ड्राइवर जाता कहाँ है। सारथी ने मुझे आश्वासन दिया कि वो तत्काल मेरे आदेश का पालन करेगा। मुझे फोन पर इंतजार करने को कहे वो अपने आदमियों को निर्देश देने में जुट गया। उसके निर्देशों की धीमी गूंज मुझे फोन पे सुनाई दे रही थी। जब सारथी फिर लाइन पे आया तो मैंने उससे पूछा, क्या मेरे लिए कोई काम की खबर है? सर, कल सुबह तक मैं आपको कोई खबर सुना पाने में सफल हो पाऊंगा, वो बोला। मैं नहीं चाहता कि तुम ये खबर देने मेरे घर आओ, मैंने कहा। मैं तुमसे कल सुबह 10 बजे प्रेस क्लब में मिल सकता हूँ। ठीक है सर। सारथी को अपने घर न आने देने के पीछे एक कारण यही था कि मैं जानता था कि कार्लो के आदमी मेरे घर की निगरानी कर रहे होंगे। मैं ये नहीं चाहता था कि कार्लो को मेरे घर आने वाले लोगों के बारे में कुछ पता चले। इसलिए बेहतर यही था कि मैं अपने मित्रों, सहयोगियों आदि से घर से बाहर ही मिलूं। अपने कपड़े बदलकर मैंने विस्की का एक बड़ा पैक बनाया और बैठ गया। मेरे जबड़े में दर्द हो रहा था और मेरा जी मिचला रहा था। मैं ऐसी मुसीबत में फंस चुका था जिससे बच निकलना अब काफी हद तक मेरे भाग्य पर ही निर्भर करता था। आने वाला कल रविवार था। सोमवार को मुझे शव परीक्षण की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए नेपल्स जाना था। इसके बाद शुक्रवार को मुझे कार्लो द्वारा थोपे गए गैरकानूनी काम से बचने का केवल एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, और वो था हेलन की हत्या का दोष उस पर थोप जाने में सफल हो जाना। लेकिन इस तरह की कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। अब मैं ये जान गया था कि कार्लो ने ही हेलन की हत्या की थी, लेकिन ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या था ये मैं अब तक नहीं समझ पाया था। मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि कार्लो ने हेलन की हत्या सिर्फ मुझे अपने चुंगल में फंसाने के इरादे से की थी। मुझे इस हत्या में फंसाने का विचार उसे हत्या करने के बाद और हेलन के नाम लिखे गए मेरे पत्र को प्राप्त करने के बाद ही आया होगा। तो फिर उसने हेलन की हत्या क्यों की थी? कार्लो ने मुझे बताया था कि हेलन नशीली दवाओं की आदी हो चुकी थी और ये दवाएं वो उससे ही खरीदती थी। नशीली दवाओं के विक्रेता आमतौर पर अपने शिकार को अपने नियंत्रण में ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी शिकार को नशीली दवाओं के कारोबार के बॉस के बारे में ऐसे राज पता चल जाते हैं जिनका प्रयोग करके वो अपने ही बॉस पर हावी हो जाने का प्रयत्न करता है। मैं अब तक ये जान गया था कि हेलन ब्लैकमेल के धंधे में खासी दिलचस्पी रखती थी। क्या उसने कभी कार्लो को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी? हेलन द्वारा कार्लो को ब्लैकमेल किए जाने की कोशिश करना तब तक संभव नहीं था जब तक उसे कार्लो के बारे में ऐसे राज न मिल गए हों जो उसे बर्बाद कर देने की सामर्थ्य रखते हों। क्या सचमुच हेलन को कार्लो के बारे में ऐसे खतरनाक राज मिल गए थे? अगर ऐसा था तो हेलन ने जरूर ये कागजात या चीजें कहीं सुरक्षित स्थान पर छिपा कर रखी होंगी। कार्लो द्वारा हेलन की हत्या कर देने का अर्थ ये था कि या तो उसने हेलन के हाथ लगे राजों के प्रमाण नष्ट कर दिए होंगे या इन प्रमाणों को हथियाने से पहले ही हेलन की हत्या कर दी होगी। हो सकता है कि हेलन द्वारा ब्लैकमेल की धमकी दिए जाने के तुरंत बाद ही उसने उसे चोटी से धक्का देकर मार दिया हो। क्या वास्तव में ही ऐसा हुआ था? मैं अभी इन विभिन्न संभावनाओं पर विचार ही कर रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजी। इस वक्त 11:15 बज रहे थे। मैंने रिसीवर उठाया। मिस्टर डॉसन, मैंने हरी रेनॉल्ट गाड़ी के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। ये साल्टी की आवाज थी। ये गाड़ी कार्लो मैंकिनी की है। इस व्यक्ति का ब्रेंटिनी में फ्लैट है। ये फ्लैट एक शराब की दुकान के ठीक ऊपर है। क्या वो इस समय अपने फ्लैट में ही है? मैंने पूछा। वो थोड़ी देर पहले कपड़े बदलने के लिए अपने फ्लैट में दाखिल हुआ था। अभी 5 मिनट पहले वो कपड़े बदलकर बाहर गया है, उसने बताया। ठीक है, मैं अभी आता हूं, मैंने कहा। मैंने तेजी से अपना ओवरकोट पहना और नीचे उतरकर कार के पास पहुंचा। ब्रेंटिनी पहुंचने पर मैंने अपनी कार को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और पैदल चलते हुए उस जगह को ढूंढने लगा जिसके बारे में मुझे साल्टी ने फोन पर निर्देश दिए थे। मैं थोड़ी ही दूर चला था कि एक बंद दुकान के छज्जे के नीचे मुझे सार्टी खड़ा दिखाई दिया। वो बारिश से बचने के लिए छज्जे के नीचे खड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या कार्लो वापस आ गया है? मैंने पूछा। नहीं। तो मैं उसके फ्लैट में घुसने की कोशिश करता हूँ।
मिस्टर डासन, ऐसा करना गैर कानूनी है, सार्टी चिंतित आवाज में बोला। सूचना देने के लिए धन्यवाद। इस वक्त मैं गैर कानूनी काम करने के लिए भी तैयार हूँ, मैंने उत्तेजित आवाज में जवाब दिया। क्या तुम बता सकते हो कि फ्लैट में किस रास्ते से घुसा जा सकता है? मैं छज्जे का निरीक्षण कर ऐसी जगह तलाशने लगा जहां से फ्लैट के अंदर घुसा जा सके। जल्दी ही मुझे ऐसी जगह दिखाई दे गई जहां से मैं फ्लैट के अंदर घुस सकता था। सड़क के दोनों ओर एक नजर डाल मैंने फ्लैश लाइट जलाई और इसकी रोशनी में फ्लैट के ताले का मुआयना करने लगा। ये ताला ज्यादा जटिल नहीं था, मामूली सी दिक्कत के बाद ये खुल गया। मैंने दरवाजा खोला और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर घुसने के बाद मैंने दरवाजे को फिर से बंद किया और फ्लैश लाइट की रोशनी में सामने दिख रही सीढ़ियों पर चढ़ गया। सीढ़ियां खत्म होने पर छोटा सा ढलान आया, जिसके तीन ओर 3 कमरों के दरवाजे थे और चौथी तरफ बालकनी थी। फ्लैट के अंदर शराब, पसीने और सिगरेट की बदबू फैली हुई थी। मैंने एक दरवाजा खोलकर अंदर झांका। ये एक छोटा और गंदा रसोई घर था, जिसमें चारों तरफ झूठे बर्तन और कढ़ाइयां रखी हुई थी। कुछ प्लेटों में कुछ ही देर पहले खाए भोजन के बचे हुए टुकड़े रखे थे और मक्खियां चारों तरफ भिनभिना रही थी। रसोई घर को पार करके मैं आगे बढ़ा और एक बेडरूम में दाखिल हो गया। इस कमरे के बीच में एक डबल बेड था, जिस पर कुछ मैली चादरें और तकिए अव्यवस्थित रूप से पड़े हुए थे। फर्श पर कपड़े बिखरे हुए थे। कमरे में फैली तंबाकू और पसीने की बदबू से मेरा जी निचलने लगा। इस कमरे की एक कुर्सी पर एक ऐसी एशट्रे रखी थी जो सिगार और चेरुट के टुकड़ों से भरी हुई थी। मैंने इसमें रखे सिगार के टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया और कौतूहलवश इसका मुआयना किया। सिगार का ये टुकड़ा अपनी बनावट में बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैंने सोरेंटो में चोटी के पास पड़ा हुआ पाया था। मैंने सिगार के एक टुकड़े को उठाकर जेब में रख लिया। कमरे में दीवार के साथ एक पुराना डेस्क भी रखा था, जिसके ऊपर कुछ पुराने अखबार, फिल्मी पत्रिकाएं और अधनंगी लड़कियों के चित्र थे। मैं इस डेस्क की दराजों को खोलने लगा। डेस्क की ज्यादातर दराज पुराने सामान या कबाड़ से भरी हुई थी। इनमें मेरी दिलचस्पी की कोई चीज नहीं थी, लेकिन डेस्क की निचली दराज में एक ट्रेवलिंग बैग था जो हवाई यात्रा करते समय अक्सर यात्रियों को दिया जाता है। मैंने इस बैग को दराज में से निकाला और इसे खोलकर अंदर देखने लगा। इस बैग के अंदर मुझे सिर्फ कागज मिले जो मुड़ी हुई दिशा में रखे हुए थे। मैंने इन्हें बाहर निकाला और हाथ से तय करके सीधा किया। ये कागज लगभग 4 महीने पहले रोम से न्यूयॉर्क तक की गई हवाई यात्रा की टिकट की प्रतिलिपि थी। इस टिकट पर कार्लो मैकिनी का नाम दर्ज था। मैं टिकट को हाथ में लिए किन्हीं विचारों में खो गया। ये टिकट इस बात का प्रमाण थे कि हेलन के रोम के लिए रवाना होने से पहले कार्लो न्यूयॉर्क गया था। क्या इस यात्रा का कोई महत्व हो सकता है? क्या कार्लो और हेलन न्यूयॉर्क में मिले थे? मैंने इन कागजों को अपनी जेब में डाल लिया और बैग को वापस दराज में रख दिया। मैं लगभग आधा घंटा इस फ्लैट की तलाशी लेता रहा, लेकिन मेरे हाथ कोई ऐसी चीज नहीं लगी जो वर्तमान हालात में मेरे किसी काम आ सकती हो। यहाँ तक कि मुझे हेलन को लिखा गया वो पत्र भी नहीं मिल सका जो अब कार्लो के अधिकार में था और जिसे मेरे खिलाफ प्रयोग में लाया जा सकता था। निराश होकर मैं फ्लैट से बाहर आ गया, जहां सार्टी बेसब्री से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अपने फ्लैट की तरफ लौटते हुए रास्ते में इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस पर रुका और वेस्टर्न टेलीग्राम के न्यूयॉर्क स्थित क्राइम रिपोर्टर मार्टिन को तार दी। कार्लो मैकेनी नामक व्यक्ति के बारे में मुझे जानकारी दो। ये व्यक्ति सांवले रंग का है, उसके कंधे चौड़े हैं और उसके गाल पर निशान है। मैं रविवार को फोन करूंगा। डासन। ये तार का मजमून था। मैं जानता था कि मार्टिन अपने काम में दक्ष था और मुझे विश्वास था कि कार्लो की अमेरिका यात्रा के बारे में वो सारी जानकारी हासिल करके मुझे दे देगा। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं प्रेस क्लब पहुंचा और बियरर से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। बियरर ने बताया कि मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर करने वाला एक व्यक्ति कॉफी बार में बैठा हुआ है। मैं कॉफी बार में दाखिल हुआ और देखा कि दीवार के साथ रखी मेज के पास बैठा सार्टी बेचैनी से मेरी राह देख रहा है। मैं उसके साथ जाकर बैठ गया। हेलो सार्टी, मैंने कहा। कहो, मेरे लिए तुम क्या समाचार लाए हो? आपके निर्देश पर तत्काल अमल करने के उद्देश्य से मैंने अपने 10 आदमियों को मिस चाम्स के जीवन के बारे में जानकारी हासिल करने पर लगा दिया है। मैं उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन इस बीच किसी और जरिए से मुझे कुछ अन्य प्रकार की सूचनाएं मिली हैं। ऐसा कभी कभी होता ही है। किसी मामले पर छानबीन करने के दौरान हमें कुछ ऐसे तथ्य भी मिल जाते हैं जो नाखुशगवार होते हैं। मैं इस बारे में आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूँ, मैंने कहा। मैं तुम्हारे द्वारा अब बताई जाने वाली कई बातों को पहले से ही जानता हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मिस चाम्स एक बहुत ही धनी और प्रभावशाली व्यक्ति की बेटी है और उसके पिछले जीवन के बारे में जानकारी हासिल करते हुए हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, सार्टी ने उदास स्वर में जवाब दिया। मिस्टर डासन, आपको ये भी समझना चाहिए कि कार्लोटी भी इस मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। मुझे अंदेशा है कि शीघ्र ही उसके हाथ भी वे तथ्य लग जाएंगे जो तथ्य मुझे मालूम हो गए हैं।
मेरा विचार है कि अगले 3 दिनों में कार्लोटी की ये जानकारी हासिल हो जाएगी। तुम्हें ये कैसे मालूम है? मैंने हैरान होकर पूछा। आप शायद ये जानते ही होंगे कि मिस चाम्स को नशीली दवाइयां खाने की लत लग चुकी थी, सार्टी बोला। उसके पिता उसे खर्चे के लिए बहुत कम धन देते थे। नशीली दवाइयां खरीदने के लिए मिस चाम्स को काफी पैसों की जरूरत रहती थी। मिस्टर डॉसन, मुझे आपको ये सूचना देते हुए दुख हो रहा है कि पैसे की कमी को पूरा करने के लिए मिस चाम्स कई व्यक्तियों से शारीरिक संपर्क बनाती थी और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करती थी। अचानक मेरे मन में ये विचार उठा कि क्या सार्टी को ये पता चल चुका है कि हेलन के ब्लैकमेलिंग के धंधे में अगला शिकार मैं ही था। मिस चाम्स के बारे में इन तथ्यों की जानकारी मुझे पहले से ही है, मैंने कहा। लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मेरा सवाल है कि तुम्हें कार्लोटी। मिस्टर डॉसन, मैं आपके सवाल का जवाब थोड़ी देर बाद दूंगा, सार्टी बोला। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरे पास रखे इन कागजों में उन सभी व्यक्तियों के नाम और पते लिखे हुए हैं जिसमें मिस चाम्स ने किसी न किसी वक्त पैसा ऐंठने की कोशिश की थी। मैं ये फाइल आपके पास छोड़े ही जाता हूँ। आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। ये कहकर सार्टी ने महत्वपूर्ण निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं इन निगाहों का अर्थ समझता था। जाहिर था कि फाइल में दर्ज किए गए हेलन के प्रेमियों की सूची में मेरा नाम भी शामिल था। तुम्हें यह सूचना कहाँ से मिली? अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर सार्टी की ओर बढ़ाते हुए मैंने पूछा। थैंक्स, लेकिन मैं अमेरिकन सिगरेट नहीं पीता, सार्टी बोला। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना इटालियन सिगार ही पीऊंगा। जरूर। सार्टी ने अपनी जेब से एक सिगार निकाला और इसे जलाकर इसका एक कश ले लिया। मुझे ये जानकारी सिग्नर विरोनी से मिली, सार्टी बोला। विरोनी एक प्राइवेट जासूस है जो काफी वक्त पहले पुलिस के लिए काम करता था। विरोनी काफी महंगा जासूस है और विशेष मामले ही अपने हाथ में लेता है। मैंने और मेरी संस्था ने विरोनी की समय समय पर काफी सहायता की है। आपके केस से संबंध में तत्काल सूचना हासिल करने के लिए मैंने विरोनी से संपर्क किया। मिस चाम्स के बारे में जानकारी हासिल करने में उसे देर नहीं लगी और यही जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विरोनी को यह जानकारी कहाँ से मिली? मैंने पूछा। विरोनी को रोम में मिस चाम्स की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पहले ही अनुबंधित किया गया था, सार्टी बोला। लिहाजा मिस चाम्स के रोम में कदम रखने के वक्त से ही विरोनी और उसके 2 आदमी मिस चाम्स के पीछे लगे हुए थे। मिस चाम्स द्वारा रोम में बिताए गए पूरे समय के दौरान विरोनी और उसके आदमियों ने थोड़ी देर के लिए भी उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। सार्टी द्वारा दी गई इस जानकारी ने मुझे हिला दिया। क्या विरोनी और उसके आदमी मिस चाम्स का पीछा करते हुए सोरेंटो भी गए थे? मैंने पूछा। नहीं, उन्हें सोरेंटो जाने के निर्देश नहीं थे। विरोनी को कहा गया था कि वो सिर्फ रोम में ही मिस चाम्स पर नजर रखे। विरोनी को मिस चाम्स पर नजर रखने के लिए निर्देश किसने दिए थे? मैंने पूछा। सर, ये मैं आपको नहीं बता सकता, खीसे निपोरते हुए सार्टी बोला। मैं आपको पहले ही काफी राज की बातें बता चुका हूँ और इससे आगे बढ़ पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। विरोनी मेरा अच्छा दोस्त है और उसने सिर्फ इसी शर्त पे मेरी मदद करना मंजूर किया है कि मैं उसके द्वारा दी गई सूचनाओं को गुप्त रखूंगा। सर, दरअसल विरोनी ने मुझे उस व्यक्ति का बस नाम ही नहीं बताया, सार्टी ने जवाब दिया। मैं जानता था कि सार्टी झूठ बोल रहा है, लेकिन इस झूठ को स्वीकार करने के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अच्छा, तुमने थोड़ी देर पहले ही मुझे बताया था कि कार्लोती को ये तथ्य 3 दिन के भीतर ही मिल जाएंगे, मैंने कहा। तुम्हें ये बात कैसे मालूम है? विरोनी का कार्लोती से संपर्क रहता है, सार्टी बोला। आमतौर पर वो जांच पड़ताल द्वारा प्राप्त की गई सारी जानकारी पुलिस को भेज देता है। मिस चाम्स के बारे में प्राप्त की गई जानकारी भी वो पुलिस को देने को तैयार है। मैंने उसकी इल्तिजा को कबूल कर लिया है। लेकिन विरोनी पुलिस को जानकारी क्यों देता है? मैंने पूछा। इस मामले में वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि शक है कि मिस चाम्स की हत्या की गई है, सार्टी बोला। वो समझता है कि इस मामले में सारी जानकारी कार्लोती को देना उसका कर्तव्य है। विरोनी के काम के बदले पुलिस भी उसकी वक्त वक्त पे मदद करती रहती है। तुमने विरोनी से ये प्रार्थना क्यों की कि वो 3 दिन तक इस मामले के बारे में मिले सबूत पुलिस को ना सौंपे? मैंने पूछा। सर, अगर आप मेरी रिपोर्ट पढ़ें तो इस सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा, सार्टी बोला। आप मेरे क्लाइंट हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त तक बचाए रखना मेरा फर्ज है। इस वक्त का लाभ उठाकर आप अपनी रक्षा के उपाय भी कर सकते हैं। सार्टी की बातें सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। अपनी परेशानी को छिपाने के लिए मैंने सिगरेट जलाई, लेकिन फिर बिना कोई कष्ट लगाए इसे बुझा दिया। क्या तुम्हारी लिस्ट में मेरा नाम भी शामिल है? मैंने अपनी आवाज को संभालते हुए पूछा। जी हाँ, सार्टी बोला। विरोनी की जानकारी के अनुसार हेलन की मौत वाले दिन आप नेपल्स गए थे। उस शाम आप 2 बार हेलन के सोरेंटो वाले मकान में गए थे।
उस दिन सुबह हेलन ने आपके दफ्तर आपको फोन किया था और आपसे कहा था कि सोरेंटो आते हुए आप कैमरे में प्रयुक्त होने वाला कुछ सामान अपने साथ लाएं। आपसे बातचीत करते हुए हेलन ने अपना नाम मिसेस डगलस शेरार्ड बताया था। उस दिन वेरोनी ने आपका फोन टैप किया था और आपकी सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी। साल्टी द्वारा दी गई इस सूचना ने मेरे होश ही गुम कर दिए थे। क्या वेरोनी ये सारी सूचना कार्लोटी को देने जा रहा है? मैंने चिंतित स्वर में पूछा। सर, वेरोनी ऐसा करना अपना फर्ज मानता है, साल्टी रुआंसे स्वर में बोला। इसके सिवाय विरोनी समझता है कि हेलन की हत्या के इस मामले में प्रमाणों को छिपाकर वो खुद भी कानून की गिरफ्त में फंस सकता है। आप जानते ही हैं कि कानून की नजर में हत्या के संबंध में मिली जानकारी को पुलिस से छिपाना हत्या में भागीदार होने के समान है। इन सब के बावजूद विरोनी मुझे 3 दिन की मोहलत देने को क्यों राजी हो गया? मैंने पूछा। मैंने आपको बताया तो है सर कि मैंने विरोनी से प्रार्थना की थी कि वो 2-3 दिन के लिए रुक जाए, साल्टी बोला। वो ऐसा करने को मान गया है। मैं साल्टी की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कोई खरगोश शिकारी की तरफ देखता है। अब मैं एक ऐसी स्थिति में फंस गया था जिसमें से निकल पाना असंभव नहीं तो कम से कम बहुत मुश्किल जरूर था। अगर कार्लोती को यह पता चल जाता कि डगलस शेरार्ड मैं ही हूं, तो उसको मेरे द्वारा हेलन को लिखे गए उस पत्र को प्राप्त करने की भी जरूरत नहीं रह जाती, जो पत्र कार्लो के कब्जे में था। इस तथ्य के आधार पर वो आसानी से हेलन की हत्या के मामले में मुझे फंसा सकता था। साल्टी के अनुसार वेरोनी सिर्फ 3 दिन बाद ही ये जानकारी कार्लोती को देने वाला था। सर, पहले आप मेरी रिपोर्ट को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, साल्टी सहानुभूति प्रकट करने के अंदाज में बोला। इसके बाद हम इस मसले पर बातचीत कर सकते हैं। इस संदर्भ में मैं आपके निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, पहले मैं भी तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ लेता हूँ, मैंने कहा। मुझे ये रिपोर्ट पढ़ने में लगभग आधा घंटा लगेगा। क्या तुम इतने वक्त के लिए इंतजार कर सकते हो? जरूर, साल्टी बोला और अपने ब्रीफकेस में से एक फाइल निकालकर मेरे हाथ में रख दी। मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है। मैंने फाइल उठाई और साल्टी से दूर एक मेज पर जाकर बैठ गया। इस वक्त कॉफी बार लगभग खाली ही था। बियरर को एक एक्सप्रेसो कॉफी का संकेत कर मैं रिपोर्ट पढ़ने में जुट गया। ये रिपोर्ट लगभग 20 पृष्ठों पर टाइप की गई थी। रिपोर्ट में लगभग 15 व्यक्तियों के नाम दर्ज थे, जिनमें से ज्यादातर व्यक्तियों को मैं जानता था। सूची में सबसे पहला नाम गिसेप फ्रेंजी का था। मेरा नाम सूची के लगभग बीच में था। रिपोर्ट में पूरा विवरण दिया गया था कि हेलन किस किस दिन किस किस आदमी से मिली थी, उसके घर कौन कौन आदमी आता था, उसकी रातें किन व्यक्तियों के साथ बीतती थी। इस विवरण पे नजर डालता हुआ मैं हेलन से अपने संबंधों के बारे में दिए गए विवरण पे आ गया और इसे ध्यान से पढ़ने लगा। साल्टी ठीक ही कह रहा था। इस विवरण को पढ़कर मुझे लगा कि विरोनी और उसके आदमी हेलन की एक एक मिनट की गतिविधि पर नजर रखते थे। इस रिपोर्ट में हेलन से हुई मेरी हर मुलाकात का दिन और वक्त मुकम्मल दर्ज था और टेलीफोन पर हेलन से हुई हर बातचीत का एक एक शब्द लिखा हुआ था। रिपोर्ट पढ़ने से मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि अन्य व्यक्तियों की भांति मैं भी हेलन के ब्लैकमेलिंग गतिविधियों का शिकार बनने वाला था। इस रिपोर्ट को कार्लोती तक पहुंचने में महज 3 दिन का वक्त बाकी था। क्या इन दिनों के भीतर ही मैं हेलन की हत्या के लिए कार्लो को दोषी नहीं ठहरा सकता था? क्या मुझे कार्लोती के पास जाकर उसे सब कुछ बता देना चाहिए ताकि वो हेलन की हत्या के सिलसिले में कार्लो को गिरफ्तार कर ले? लेकिन कार्लोती कार्लो को क्यों गिरफ्तार करता? मेरी कहानी सुनकर वो मुझे ही हेलन का हत्यारा मान लेता और मुझे ही गिरफ्तार कर लेता। तभी मेरे मस्तिष्क में एक और विचार कौंध गया। विरोनी की रिपोर्ट के मुताबिक हेलन कार्लो या मायरा सेट्टी को जरूर ही फोन करती रही होगी। मायरा सेट्टी का फोन नंबर हेलन के फ्लैट की दीवार पर लिखा होना इस बात का संकेत था कि हेलन का उनसे जरूर ही कोई संपर्क था। लेकिन विरोनी की इस रिपोर्ट में उन दोनों का कोई जिक्र नहीं था। मैं थोड़ी देर इस समस्या पे विचार करता रहा। फिर कुछ सोचकर मैंने बियरर को बुलाया और उससे कहा कि वो मुझे रोम की टेलीफोन डायरेक्टरी दे दे। मैं इस डायरेक्टरी में विरोनी का नाम तलाशने लगा, लेकिन मुझे इस तरह का कोई नाम नहीं मिला। मैंने सोचा कि हो सकता है कि विरोनी के कई नाम हो और वो अपनी जासूसी एजेंसी किसी दूसरे नाम से चलाता हो। मैं उठा और टेलीफोन बूथ में घुसा। इस वक्त मैं जिम मैथ्यूज से संपर्क करना चाहता था। इस वक्त सुबह के 10:30 बजे थे, लेकिन जिम अभी सो ही रहा था। वो बड़ी मुश्किल से जागा और फोन पर आया। यार डॉसन, इतने सवेरे सवेरे मुझे क्यों तंग कर रहे हो? वो निरी आवाज में बोला। क्या तुम नहीं जानते कि आज रविवार है और मैं सुबह 4 बजे बिस्तर में घुसा हूं? मुझे एक जरूरी सूचना चाहिए, मैंने कहा। क्या तुमने विरोनी नाम के किसी जासूस का नाम सुना है जो सिर्फ खास मामलों को ही अपने हाथ में लेता है और जिसकी फीस बहुत ज्यादा है? नहीं, जिम बोला। मैं इस शहर के सभी जासूसों को जानता हूँ
और इस नाम का कोई जासूस नहीं है। ये तुम यकीन से कह रहे हो? मैंने पूछा। हाँ, मुझे पूरा यकीन है, जिम बोला। धन्यवाद जिम, मैंने कहा और फोन रख दिया। मैं वापस अपनी मेज पर आ गया और रिपोर्ट को एक बार फिर पढ़ने लगा। रिपोर्ट में हेलन के जिन 15 प्रेमियों के नाम दर्ज थे, उनमें से सिर्फ मैं ही एक ऐसा आदमी था जिसे हत्यारा सिद्ध किया जाना सबसे आसान था। हत्या के बारे में अब तक मिले सारे प्रमाण मेरी तरफ ही संकेत करते थे। थोड़ी देर इस सारे घटनाक्रम पर विचार करते हुए मैंने कॉफी का प्याला खत्म किया और वापस साल्टी के पास आ गया। साल्टी उसी जगह पर बैठा हुआ अखबार पढ़ते हुए अपना वक्त बिता रहा था। मुझे आता देख वो खड़ा हो गया और मेरे बैठने के बाद वो भी बैठ गया। इस फाइल के लिए शुक्रिया, मैंने कहा और फाइल उसे वापस देने लगा। लेकिन फाइल स्वीकार करने की बजाय साल्टी भय से भरी आवाज में बोल उठा, सर, ये फाइल आपके लिए ही है। मैं इसे वापस लेना नहीं चाहूंगा। ठीक है, मैंने कहा और फाइल को अपने पास ही रख लिया। क्या विरोनी के पास इन कागजातों की प्रतिलिपियां हैं? घबराई हुई आवाज में साल्टी बोला। जी हाँ। मैंने एक सिगरेट जलाया और टांगे फैलाकर बैठ गया। अब मेरे मन से डर भाग गया था। अब मैं समझ गया था कि साल्टी के दिल में क्या है। क्या विरोनी काफी अमीर आदमी है? मैंने पूछा। प्राइवेट जासूस कभी अमीर नहीं होते सर, मेरे चेहरे पर प्रश्न सूचक नजरें गड़ाता हुआ साल्टी बोला। प्राइवेट जासूस 1 महीना काम कर पाता है और फिर बाकी 3 महीने बेकार बैठा रहता है। इसीलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि विरोनी अमीर है या नहीं। क्या तुम्हारे विचार में उससे सौदा कर पाना मुमकिन है? किस तरह का सौदा सर? उसने पूछा। मान लो अगर मैं ये रिपोर्ट उससे खरीदना चाहूं, मैंने पूछा। तुमने तो ये रिपोर्ट पढ़ी ही होगी। जी हाँ, मैं ये रिपोर्ट पढ़ चुका हूं। अगर कार्लोटी को ये रिपोर्ट मिल जाएगी तो वो यही समझेगा कि हेलन की मौत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरी ये बात सुनकर साल्टी रोआंसा हो गया। सर, मुझे इस बात का अफसोस है कि विरोनी की रिपोर्ट आपके खिलाफ जाती है, साल्टी उदास लहजे में बोला। यही समझकर मैंने विरोनी से प्रार्थना की है कि वो कम से कम 3 दिन तक इस रिपोर्ट को कार्लोटी को ना दे। क्या तुम्हारे विचार में विरोनी इस रिपोर्ट के बारे में सौदा करने के लिए राजी नहीं होगा? मैंने फिर पूछा। थोड़ा हिचकिचाते हुए साल्टी बोला, सर, आप मेरे क्लाइंट हैं। जब मैं किसी ग्राहक का कोई मामला अपने हाथ में ले लेता हूं तो मैं उसके लिए हर संभव काम करने के लिए तैयार रहता हूं। अपने जासूसी के काम को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। विरोनी से इस प्रकार की बात करना अनैतिक होने के साथ साथ गैर कानूनी भी है, लेकिन आपके हित के लिए मैं उससे इस बारे में बात करने को तैयार हूं। तुम्हारे ख्याल से टस्कनी में एक फलों के बाग की कीमत क्या होगी? मैंने साल्टी की आंखों में झांकते हुए पूछा। क्या तुमने कभी विरोनी से ये पूछा है? जी हाँ, मेरी विरोनी से इस विषय पे एक बार बात हुई है, अविचलित आवाज में साल्टी बोला। विरोनी के पास अपना भी कुछ संचित धन है, लेकिन बाग खरीदने के लिए 10 मिलियन लीर की कमी हो रही है। अगर आप चाहें तो उसकी मदद कर सकते हैं। 10 मिलियन लीर। 15 साल की अपनी नौकरी में मैं बड़ी मुश्किल से लगभग इतनी ही बचत कर पाया था, और साल्टी मुझे अपनी जीवन भर की इस कमाई को विरोनी को सौंप देने का प्रस्ताव कर रहा था। क्या इस रकम के बदले विरोनी इस रिपोर्ट को सदा के लिए नष्ट करने और पुलिस को कुछ न बताने के लिए राजी हो जाएगा? मैंने पूछा। मैं अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता सर, साल्टी बोला, लेकिन मैं विरोनी को ये सौदा मंजूर करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या इस काम के लिए तुम्हें भी मेहनत आने की जरूरत होगी? मैंने पूछा। अगर हकीकत पूछो तो विरोनी को 10 मिलियन लीर देने के बाद मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा। ऐसी सूरत में तुम्हें तुम्हारा मेहनताना विरोनी से ही लेना होगा। मैं इस बारे में विरोनी से ही बात कर लूंगा, साल्टी बोला। आप बेफिक्र रहिए। फिर मुझे इस केस में मिस्टर चाम्स की तरफ से भी पारिश्रमिक मिलना ही है। मिस्टर चाम्स बहुत धनी आदमी हैं और मुझे यकीन है कि उनके द्वारा दिया गया पारिश्रमिक काफी अधिक होगा। सर, मैं आपका वफादार सेवक हूं। आप जैसे व्यक्तियों की सेवा करके ही हम अपने व्यवसाय में तरक्की करते हैं। ठीक है, मैंने कहा। तो तुम इस मामले पे विरोनी से बात करोगे? मैं अभी विरोनी से मिलने जा रहा हूं, साल्टी बोला। मैं कुछ ही घंटों में विरोनी से हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा देने आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। क्या आप करीब 1 बजे अपने घर पे ही होंगे? हाँ, मैं 1 बजे आपके घर आऊंगा और इस काम में होने वाली सफलता या असफलता के बारे में आपको बताऊंगा, साल्टी बोला। बातचीत खत्म करके साल्टी उठा और मुझे सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया। अब तक मुझे यकीन हो चुका था कि विरोनी नाम का कोई जासूस रोम में नहीं था और हेलन की गतिविधियों की रिपोर्ट उसने खुद ही बनाई होगी।
जाहिर था कि मेरी जेब से जाने वाले 10 मिलियन लीर विरोनी नाम के किसी आदमी की जेब में नहीं, बल्कि खुद साल्टी की जेब में ही जाएंगे। साल्टी द्वारा मुझसे एक बड़ी रकम ऐंठने के लिए रचे गए नाटक को मैं अच्छी तरह समझता था और इससे बचने के लिए फिलहाल मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे यकीन था कि अगर मुझे इस मामले पर सोचने का कुछ वक्त मिल जाए तो मैं इस स्थिति से बच निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ सकता हूँ। मैं अपने फ्लैट में लौट आया और साल्टी की प्रतीक्षा करने लगा। साल्टी का फोन लगभग 2 बजे आया। इस वक्त तक मैं अपने फ्लैट में चहलकदमी करते हुए सारे मामले पे विचार कर रहा था। सर, मेरी प्रार्थना पे विरोनी आपसे सौदा करने के लिए राजी हो गया है। फोन पे आते ही साल्टी बोला। क्या आप बुधवार की सुबह सौदे की शर्तों पे बात करने के लिए वक्त निकाल सकते हैं? मैं बृहस्पतिवार से पहले खाली नहीं हो पाऊंगा, मैंने कहा। जहां तक फलों के बाग का, सर, सौदे की बातें फोन पर नहीं की जानी चाहिए, साल्टी मेरी बात काटते हुए बोला। वीरवार का दिन विरोनी को भी मंजूर होगा। विरोनी ने मुझसे कहा है कि मैं उसकी तरफ से आपके साथ सभी शर्तें तय कर लूं। मैं बृहस्पतिवार की रात को आपसे संपर्क करूंगा। मैंने कहा कि मैं उसका इंतजार करूंगा और फोन रख दिया। अगले 1 घंटे तक मैं लगातार सिगरेट पीता रहा और समस्या पे विचार करता रहा। ये मेरा दुर्भाग्य था कि जितना मैं समस्या को सुलझाने की कोशिश करता, उतनी ही समस्या और उलझ जाती। 2 दिन पहले तक मुझे सिर्फ यही डर था कि हेलन की हत्या के सिलसिले में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अब गिरफ्तारी के साथ साथ 2 गुंडों कार्लो और साल्टी द्वारा मुझे ब्लैकमेल किए जाने के हालात भी पैदा हो गए थे। अब मैं सोचने लगा कि कितना अच्छा होता अगर मैं टोरंटो में हेलन के शव को देखकर तत्काल पुलिस को सूचित कर देता। अगर मैंने ऐसा किया होता तो कार्लो को किसी तरह की मदद हेलन के नाम लिखे गए मेरे पत्र द्वारा या घड़ी में समय बदलने के बाद भी नहीं मिलती और फिर मैं वर्तमान मुसीबत में भी नहीं फंसता। मेरे सामने अब 2 बदमाश थे जो मेरी हालत का फायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहते थे। दोनों बदमाश काफी चुस्त और तेज थे और उन्हें हराने के लिए असाधारण स्तर की चुस्ती और तेजी की जरूरत थी। मैं जानता था कि मुझ में ऐसे गुण नहीं थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इस दिशा में कोशिश करने के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वक्त बहुत कम था। वीरवार को मुझे अपनी जीवन भर की संचित पूंजी को साल्टी के हवाले करना था और इसके बाद शुक्रवार को मुझे कार्लो के पार्सल को नाइस ले जाना था। ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए मुझे इन 2 गुंडों को ठिकाने लगा देना बहुत जरूरी हो गया था। पहले मैंने कार्लो के बारे में सोचा। कार्लो के खिलाफ मेरे पास कोई खास सबूत नहीं था जो उसे हेलन की हत्या के मामले में फंसा सके। मेरे पास उसके द्वारा पिए गए सिगार के आपस में मिलते जुलते 2 टुकड़े थे। इनमें से एक टुकड़ा मुझे टोरंटो में पहाड़ी के पास मिला था और दूसरा कार्लो के कमरे में। लेकिन सिगार के ये 2 टुकड़े कार्लो को हत्या के मामले में फंसा देने के लिए काफी नहीं थे और सिवाय इनके मेरे पास और क्या प्रमाण थे। हेलन के कमरे की दीवार पर मायरा सेट्टी का फोन नंबर लिखा होना इस बात का प्रमाण था कि हेलन उसे जरूर जानती थी। इससे यह अनुमान भी लगाया जा सकता था कि हेलन का कार्लो से भी परिचय था। इस तरह फ्रेंजी ये कह सकता था कि उसने कार्लो और हेलन को कई बार साथ देखा था। लेकिन क्योंकि हेलन कई आदमियों के साथ संपर्क रखती थी, इसीलिए ये बात भी कार्लो के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण का काम नहीं दे सकती थी। मैंने अपने बैग में से हवाई टिकट की वो प्रतिलिपि निकाली जिसे मैंने कार्लो के कमरे में दराज में पाया था। मैंने इसे एक बार फिर ध्यान से देखा। इस टिकट के मुताबिक कार्लो हेलन द्वारा रोम के लिए रवाना होने से 3 दिन पहले अमेरिका गया था। क्या इसका कोई मतलब निकल सकता था? मैक्सवेल ने मुझसे कहा था कि हेलन मेनोटी की हत्या के मामले से बचने के लिए ही रोम आई थी। मेरे दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। मैक्सवेल और मैथ्यूज दोनों ने ही मुझे बताया था कि मेनोटी की हत्या सेट्टी के निर्देश पर ही की गई थी। क्या कार्लो को न्यूयॉर्क यही काम करने के लिए भेजा गया था? क्या वो सेट्टी का खास आदमी था? मेनोटी की हत्या 21 जून की रात को हुई थी। कार्लो की टिकट के मुताबिक वो 26 जून को न्यूयॉर्क पहुंचा था और 30 जून को वापस रोम के लिए रवाना हुआ था। हेलन भी 30 जून को ही रोम के लिए रवाना हुई थी और रोम पहुंचने के 4 दिन बाद ही उसकी कार्लो से अच्छी मित्रता हो गई थी। जाहिर था कि न्यूयॉर्क में भी वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते होंगे, वरना महज 4 दिनों में दोनों की मित्रता हो पाना संभव नहीं होता। मैक्सवेल और मैथ्यू ने मुझे ये भी बताया था कि मिनोटी की हत्या के मामले में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो और कोई नहीं बल्कि हेलन ही थी। हो सकता है कि कार्लो ये बात पहले से ही जानता हो कि हेलन को नशीले पदार्थों की लत लग चुकी थी और वो इन्हें हासिल करने के लिए कोई भी जोखिम उठाने को तैयार थी। लिहाजा उसने नशीली दवाइयों या एक बड़ी रकम के बदले मिनोटी की हत्या में कार्लो का साथ देने में कोई प्रमुख भूमिका जरूर निभाई होगी और इस हत्या का डर दिखाकर कार्लो को ब्लैकमेल करना
हेलन जैसी लड़कियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं उत्तेजित होकर कमरे में चहलकदमी करने लगा। अचानक मुझे लगने लगा कि कार्लो को हेलन का हत्यारा सिद्ध करना संभव हो सकता है। मुझे कार्लो से हुई बातचीत के अंश पुनः याद आने लगे। कार्लो से बातचीत से ऐसा मालूम होता था कि हेलन की मौत के वक्त वो सोरेंटो उसकी हत्या के इरादे से नहीं जा सकता था। अगर हेलन की हत्या करना ही उसका प्रयोजन होता तो ये काम वो रोम में भी कर सकता था।